तो हम पढ़ेंगे अध्याय 2, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो हमें ये देखना, सबसे पहले तो हमें ये जानना कि ये सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। तो भाई देखो, जैसे नाम से लग रहा है सूक्ष्म प्लस जीव, अगर देखो दोनों का अलग अलग देखो तो सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा, और जीव का मतलब तो जानते ही हो, है ना, जो छोटे छोटे जीव होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम सूक्ष्म जीव। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि ये सूक्ष्म जीव होते क्या हैं और ये किस तरह से हमारे मित्र भी हैं और हमारे शत्रु भी हैं, है ना। एक्चुअली हम लोगों ने अपने आसपास काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, जैसे पौधे देखे, जंतु देखे, कई सारी चीज़ें, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हम नेक्ड आई से अपने नहीं देख सकते, यानी जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आपने ये देखा होगा कि अगर ब्रेड या रोटी काफ़ी दिनों तक रखी रहे तो उसके ऊपर सफ़ेद और काले धब्बे लग जाते हैं, है ना। फफूंद जैसी कुछ चीज़ें देखे होगे, फफूंदी लग जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि ये हमारे सूक्ष्म जीव हैं, है ना। कुछ जो ये धब्बे जब ये शुरू होते हैं तो ये हमको नेक्ड आई से नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम इनको आवर्धक लेंस से देखें, ठीक, तो ये जो काले रंग के धब्बे होते हैं ना, ये गोल और सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो पता है ये सूक्ष्म संरचनाएं आती कहाँ से हैं। तो ये जो सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं ये यही तो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, है ना। ये जो सूक्ष्म जीव हैं यही हमारे, ये जो सूक्ष्म काले काले धब्बे दिखते हैं, छोटे छोटे काले काले धब्बे दिखते हैं, यही हमारे सूक्ष्म जीव हैं। जैसे अगर आप तालाब के पानी में देखो तो तालाब का पानी तो वैसे हमको साफ दिखता है, लेकिन अगर हम इसे माइक्रोस्कोप से मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखें तो इसमें छोटे छोटे जीव दिखाई देते हैं, और ये इतने छोटे होते हैं ना कि ये वैसे हमको बिना मतलब सूक्ष्मदर्शी के तो हमको दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो इन्हीं पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ब्रेड पे उगने वाले जो कवक होते हैं, तो इन सबको किससे देखा जाता है, आवर्धक लेंस से देखा जाता है, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो जो चीज़ें हमको नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते, जिनके लिए हमें, जिनको देखने के लिए आवर्धक लेंस यानी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तो बच्चा उसे ही हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। बताओ, इतनी बात आ गई समझ में। अब अगली जो पॉइंट आती है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से 4 भाग हैं। पहला तो है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा प्रोटोजोआ, ठीक है, और चौथा है शैवाल। ये 4 कैटेगरी है। अगर ये एग्जाम में आता है कि सूक्ष्म जीवों को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया, तो 4 हैं। कौन कौन से, जीवाणु हैं, कवक है, प्रोटोजोआ है और शैवाल है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा इनके चित्र वगैरह देखेंगे। आगे देखते हैं, ये जो सबसे पहली चीज़ आती है, एक आता है विषाणु, जिसको हम बोलते हैं वायरस। हाँ, वायरस भी बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म जीवों से अलग है, इनको सूक्ष्म जीवों में नहीं रखते, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे व जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। ये जो विषाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं, इनको सजीव और निर्जीव मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कही जाती है। क्यों, क्योंकि अगर देखे होगे तो वायरस जो होते हैं ये लिविंग पर भी इफेक्ट करते हैं, मतलब सजीवों पर भी इफेक्ट करते हैं, और नॉन लिविंग यानी निर्जीवों पर इफेक्ट करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, मोबाइल में वायरस आ जाता है, अभी एक वायरस बवाल चल ही रहा है ना, कोरोना वायरस, कोविड-19। तो ये क्या है कि इनके लिए कुछ ना कुछ माध्यम की जरूरत पड़ती है, यानी ये अपना जो विकास करते हैं, विकास के लिए इनको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जब ये किसी जीव के अंदर रहेंगे ना, या किसी वस्तु के अंदर रहेंगे, तभी इनका मतलब इनमें विकास होगा, तभी ये गुणन कर पाते हैं। मतलब 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, ऐसे ये गुणन करते रहते हैं, ठीक है। कुछ रोग ऐसे होते हैं, साधारण से रोग हैं, जैसे कि जुकाम। तो जुकाम, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू, है ना, खांसी, ये सारे किससे होते हैं, विषाणु से। तो याद रखना, कोरोना में क्या होता था भैया, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, यही सब तो होता था। तो इसका कोरोना क्या है, वायरस है। तो मतलब जुकाम और जो फ्लू है, जैसे ना साधारण से मौसम चेंज होने पर जो सर्दी जुकाम बुखार होते हैं, खांसी होती है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है विषाणु यानी कि वायरस। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कुछ विशेष रोग जैसे कि पीलिया एवं खसरा, है ना, ये भी वायरस से होते हैं। कौन कौन से, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जुकाम, बुखार, खांसी, पीलिया, सॉरी पोलियो और खसरा, है ना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये वायरस जनित रोग हैं। एग्जाम में ये पूछा जाता है
कि पोलियो कैसा रोग है, तो पोलियो जो है ये विषाणु जनित रोग है। खसरा कैसा रोग है, विषाणु जनित रोग है। ठीक है, ऐसे ही एक बीमारी आती है अतिसार एवं मलेरिया। ये क्या होते हैं बाबू, जैसे कि पेचिस जो होती है ना, या मलेरिया जो होता है, ये सारे किसके होते हैं, प्रोटोजोआ से। ठीक है, टाइफाइड और टीबी जो रोग होता है ये जीवाणुओं से होते हैं। तो ये भी एग्जाम में आता है कि ये मलेरिया किससे होता है या पेचिस किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ होते हैं छोटे छोटे जीव होते हैं ना, जो पानी, गलते पानी में या धूल कण में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मक्खियों के पैर पे रख के चले आते हैं, तो ये होता है इससे अतिसार और मलेरिया। और जो टीबी रोग है, क्षय रोग और टाइफाइड, ये जीवाणुओं से होता है। लास्ट ईयर आप लोग पढ़े होंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ जीवाणुओं के चित्र दिए गए हैं कि कैसे इनकी बनावट होती है। अगर देखो तो ये जो स्पाइरल जीवाणु है ना, ये स्पाइरल होते हैं, छल्ले के जैसे होते हैं। छड़नुमा जीवाणु, इनकी बनावट कैसी होती है, छड़ के जैसी होती है। ठीक, आगे देखो, ये क्लाइडोमोनास है। ठीक, ये स्पाइरोगायरा है, शैवाल है ये। ठीक, उसके बाद प्रोटोजोआ में देखोगे तो ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है। इस तरह की ये सबके फिगर दिए गए हैं। उसके बाद कवक में क्या क्या आता है, कवक पौधे के जैसे होते हैं ना, तो इनमें ये राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड, ये पेनिसिलियम और ये एपरजिलस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे कवक हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पर थोड़ी सी कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं बच्चा, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो एक कोष की हो सकते हैं और दूसरे बहुकोष की हो सकते हैं। एक कोष की जो होते हैं उनकी रचना एक कोशिका से बनी होती है, जिनके शरीर के अलग अलग अंगों का विकास नहीं होता है, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया ना, ये एक कोष की होते हैं। तो सूक्ष्म जीव एक कोष की हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु हो गए, कुछ शैवाल हो गए, या प्रोटोजोआ में वही अमीबा वगैरह आते हैं। ठीक है, और कुछ बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे कि शैवाल हो गया और कवक हो गया। कुछ शैवाल हो, कई शैवाल ऐसे होते हैं, कई शैवाल एक कोशिकीय भी होते हैं, कई शैवाल जो होते हैं वो बहुकोशिकीय भी होते हैं। ठीक है, उनमें कवक हो गया। ये बर्फीली सी से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। मतलब चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, ये कैसा भी मौसम हो, ये जीवित रह सकते हैं। और ये मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये मनुष्य के साथ साथ जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं और बाहर भी पाए जाते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों के ऊपर रहकर उनसे अपना पोषण लेते हैं और उन्हीं को उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, जिसे परजीवी कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो परपोषी होते हैं, मतलब जो दूसरों के से भोजन केवल प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव जो है कि अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु क्या है, ये सारे के सारे समूह में रहते हैं। अगर देखो जैसे फफूंद लगती है तो ये सारे ग्रुप में ही तो लगते हैं। जैसे दाद हो जाता है तो देखो ये सब एक जगह, फंगस है ना, ये एक जगह सारा ग्रुप में होता है। तो ये चीज़ याद रखो कि ये अकेले भी रह सकते हैं और ये ग्रुप में भी रहते हैं। ठीक है, अब बात आते हैं सूक्ष्म जीव और हमारा क्या संबंध है। तो भैया देखो, सूक्ष्म जीव जो हैं ये हमारे लिए कई मामले में बहुत लाभदायक भी हैं और कई जगह पर ये हानिकारक भी हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा जान के देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये हमारे लिए लाभदायक हैं, कहाँ पर ये हमारे लिए हानिकारक हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ आती है कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये, है ना, ये कई काम में आते हैं। जैसे कि इनका यूज जो होता है वो दही बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में किया जाता है। ठीक है, और पहले के समय में सूक्ष्म जीवों का जो यूज होता था वो अल्कोहल यानी शराब दारू बनाने में भी होता था। ठीक, आगे देखते हैं, समझ में आगे बात ना कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं। इनका दही बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में। अब ये बात समझ में आती कि कैसे, है ना। ये जो ये मित्र जो सूक्ष्म जीव होते हैं, तो दूसरी चीज़ ये होती है कि ये चीज़ों को सड़ा देते हैं। जैसे पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जैसे अगर उदाहरण देखो तो जो कार्बनिक अवशिष्ट होते हैं, कार्बनिक अवशिष्ट क्या क्या होते हैं, जैसे कि सब्जियों के छिलके होते हैं, है ना, या फिर जो मरे हुए जंतु हो जाते हैं, या जो इधर उधर मतलब लोग लैट्रिन वगैरह कर देते हैं जो जानवरों के, ये सब पड़े रहते हैं। तो इनका मतलब सड़न कैसे होता है, इनका अपघटन जो होता है वो जीवाणुओं से होता है। ठीक है, और ये सड़कें फिर ऐसी चीज़ बनती जिससे कोई हानि नहीं होती। ठीक, तो जीवाणुओं का जो उपयोग होता है, ये क्या होते हैं, ये चीज़ों को सड़ा देते हैं और सड़ाने के बाद
फिर उनको इस तरह से कन्वर्ट करते हैं जिससे प्रकृति में कोई नुकसान ना हो, यहाँ तक कि उनको कन्वर्ट करके ये उर्वरक में बदल देते हैं, उनको किसमें, उर्वरक में बदल देते हैं। ठीक है। और जीवाणुओं का जो उपयोग होता है ये औषधि बनाने में, कृषि में मृदा की उर्वरता की वृद्धि के में और किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब जिससे कि जो भूमि है वो उर्वरक बनती है। अब देखो, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दही और ब्रेड बनाने में, तो हमको ये पता है कि जो जीवाणु होते हैं ये दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हम कभी कभी देखते हैं ना, घर पे क्या होता है कि दूध को हल्का सा गर्म करते हैं और उसमें थोड़ा सा दही मिला के रख देती मम्मी, तो क्या हो जाता है, सुबह देखेंगे तो वो दूध जो रहता है वो पूरा दही में कन्वर्ट हो जाता है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? ये होता है ना कि दही में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जैसे इसमें एक होता है लैक्टोबैसिलस। ये अगर क्वेश्चन आता है कि दही जमने का क्या रीजन है, कौन सा जीवाणु होता है, तो वो होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो होता है ये दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। और ये जो जो थोड़ी सी दही दूध में मिलाई जाती है ना, तो ये उसी में जनन कर करके इतना सारा बैक्टीरिया बना देते हैं, इतने सारे जीवाणु बना देते हैं कि पूरा दूध जो होता है वो दूध का दही हो जाता है। ठीक है। तो जीवाणु जो होते हैं ये पनीर, अचार और अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। मतलब पनीर में, अचार में और बहुत सारे खाने पीने वाली चीज़ें हैं, उनमें क्या होता है कि इस जीवाणु, मतलब इन तरह के जीवाणु आते हैं, इन जीवाणुओं की वजह से ये बनते हैं। फिर आता है जैसे रवा या सूजी या इडली और भटूरे, है ना, इन सबको बनाने के लिए इनमें दही मिलाया जाता है। अब जानते हो दही क्यों मिलाया जाता है? दही मिलाने से जैसे जीवाणु एवं ईस्ट जो हैं चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, इससे इडली एवं डोसा बनता है। किण्वन क्या होता है कि जैसे अगर कोई चीज़, है ना, कोई चीज़ अगर अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, जैसे चीनी जो है, चीनी का घोल अल्कोहल में कन्वर्ट बदल जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कि ये किण्वन है। ठीक है। तो यहाँ पर भैया मेन चीज़ ये हम समझना है कि कोई भी जीवाणु जो होती है, कोई भी जीवाणु, हाँ, जीवाणु और ईस्ट के जो चावल होते हैं, चावल के आटे, ये जब मिलाए जाते हैं तो इससे थोड़ा आटे में मुलायमपन आ जाता है और ये फूल जाते हैं। अगर देखे होगे जब डोसा वगैरह जो बनता है तो उससे बहुत ही सॉफ्ट डिश बनती, चाहे वो इडली हो और चाहे वो हमारा डोसा हो। ठीक है। चल, ऐसे ही यहाँ पर बात आती है कि ये जो ईस्ट होते हैं, ईस्ट क्या करते हैं कि ये तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं और ये गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। देखे होगे थोड़ा सा मैदा सान के रखा जाता है तो वो बढ़ के बहुत ज़्यादा लगने लगता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से वो फूल जाता है। तो क्या होता है, ये बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उद्योग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। तो अगर ये आ जाता है कि ब्रेड, पेस्ट्री और केक में क्या कौन सा मुख्य आधार है बेकिंग उद्योग में, तो वो होता है ईस्ट। बताओ, बात आ गई समझ में इतनी? चलो भाई आगे देखते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या है ना। अब इनका देखते हैं कि बिजनेस पर्पज से इनका यूज क्या क्या है। तो भैया देखो, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये अल्कोहल, शराब या एसिटिक एसिड के उत्पादन में काम आते हैं। ठीक है। जौ, गेहूं और चावल और फलों के रस में जो उपस्थित प्राकृतिक शर्करा होती है, मतलब जो उनका मीठापन होता है, ग्लूकोज होता है, उसमें ईस्ट जब मिला देते हैं तो वो अल्कोहल और उससे अल्कोहल या शराब बनती है। कहते हैं ना कि फलों के रस से ही शराब बनती है, तो उसमें ईस्ट मिला देने से वो क्या हो जाता है, वो शराब में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट करके देखना कि जैसे ईस्ट अगर मिल जाए, जो घर में पिज्ज़ा वगैरह बनता होगा तो उनके घर में ईस्ट भी आता होगा, तो 500 ml बीकर लेकर इसमें 500 ml का थोड़ा सा पानी लेना, उसमें 2-3 चम्मच चीनी डालना और उसमें आधा चम्मच ईस्ट डाल देना और पानी को 4-5 घंटे के लिए छोड़ देना। उसके बाद उसको सूंघ के देखो कैसा लगता है ना। तो एक अजीब तरह की गंध आने लगती है और वो गंध जो होती है वो बिल्कुल अल्कोहल की गंध होती है। समझ में आ गई बात? तो चीनी के अल्कोहल में जो चीनी है, चीनी जो है वो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो चीनी के जो अल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया होती है, इसी को किण्वन या फिर फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन या फिर फर्मेंटेशन कहा जाता है। बात आई समझ में? तो अगर यह आता है एग्जाम में कि किण्वन किसे कहते हैं, तो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है वो किण्वन या फिर फर्मेंटेशन कहलाती है।
ठीक है। अगली चीज आती है कि किण्वन की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो देखो बाबू, किण्वन की खोज सबसे पहले लुईस पाश्चर ने की थी, और कब की थी, 1857 में। 18, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ईस्ट लुईस पाश्चर, किण्वन की खोज किसने की थी। तो ये किण्वन की खोज 1857 में, 1857 में लुईस पाश्चर ने की थी। ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग भी देख लेते हैं थोड़े से। जैसे अगर हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें या तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है, या तो कोई एंटीबायोटिक गोली दे देता है ना, एंटीबायोटिक गोली या कैप्सूल दे देता है। और ये क्या होते हैं कि इन औषधियों का स्रोत जो है, ये जो एंटीबायोटिक गोलियां बनाई जाती हैं, ये जो पेनिसिलिन बनते हैं, ये किससे बनते हैं, ये बाबू इन्हीं चीज़ों से बनते हैं, सूक्ष्म जीवों से। ठीक है। ये क्या करते हैं, जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उनको जाकर ये निपटा देते हैं, यानी उनको खत्म कर देते हैं। ठीक। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक कहा जाता है। तो इनका उपयोग कहाँ से होता है, मतलब ये कहाँ से बनते हैं, ये कुछ जीवाणुओं और कवक से कई सारे एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक बनाए जाते हैं, जिनमें कुछ प्रतिजैविक के कुछ नाम दिए गए हैं, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, और टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन, ये 3 नाम ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का तो इम्पोर्टेंट बहुत है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ठीक, ये समान रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक हैं, मतलब ये एंटीबायोटिक हैं। और इनको बनाया किससे जाता है, कवक से या फिर जीवाणु से। बताओ, बात आ गई समझ में, नहीं इतनी। अब देखो अगली चीज क्या आती है कि ये भी जो ये आपको ये फोटो के साथ दिखते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपके ओलंपियाड वगैरह होते हैं ना, उसमें इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ देख लो कि सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अगर ये क्वेश्चन आता है फ्लेमिंग पेनिसिलिन किसने बनाई थी, तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और कब की थी, 1929 में। इन्होंने ये मतलब एक ये संवर्धन कर रहे थे, मतलब जूम, संवर्धन का मतलब जूम होता है ना, किसी चीज़ को जूम करके देखना, तो वो जूम करके देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि अचानक संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग के फफूंद के छोटे छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं, मतलब कुछ फफूंद होते हैं जो जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। तो उनको ये लगा कि कुछ फफूंद होते हैं जो जीवाणुओं को रोक सकते हैं, जो हमारी बीमारियों में लड़ने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, और उन्हीं फफूंद से इन्होंने पेनिसिलिन बनाई। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और कब की, 1929 में, 1929 में। बताओ, बात आ गई समझ में। फिर अगली चीज आती है कि ये जो एंटीबायोटिक होते हैं, है ना, ये पशुओं को भी दिए जाते हैं। ठीक, पशु आहार या कुक्कुट आहार में भी। ठीक, जो कुक्कुट आहार मतलब जो पशुओं को दिए जाते हैं, या जो मुर्गी वगैरह पाले जाते हैं उनको उनमें मिलाकर, उनके खाने में मिलाकर दे दिया जाता है। लेकिन इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बिना डॉक्टर की सलाह के हमें अपने मन से किसी को भी इस तरह के प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक का काम क्या है, भैया पशुओं में की हुई भी बीमारी है, उन बीमारियों को रोकना, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, कुछ भी। तो यानी रोग नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि बिना डॉक्टर की हेल्प के हमें इसका यूज, मतलब अपने मन से जानवरों पर इसका यूज नहीं करना है। ठीक है, चलो फिर हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, जिनका आंसर सही होगा उनको मिलेगा हार्ट। ठीक है ना, तो कोशिश करना कि सभी लोग आंसर दो, और वीडियो को शेयर कर देना ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे और भी नॉलेज कलेक्ट कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया बिना तो लाइक भी कर दो, बच्चा थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। चलो, तो आज के हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि किण्वन की खोज किसने और कब की थी। क्वेश्चन है किण्वन की खोज, फर्मेंटेशन, किण्वन की खोज किसने और कब की थी। ठीक है, जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा सभी लोग। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में, टीका के बारे में। जैसे अभी पता ही है, कोरोना के समय में 100 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है, वैक्सीन लग चुकी है कोरोना की, है ना। तो हम जानेंगे अगले क्लास में कि यह वैक्सीन क्या होता है। तब तक के लिए बस पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जय हिंद,